ये कहानी है सुनीता नाम की एक औरत की, जो बहुत ही कामकाजी थी और घर का सारा काम अकेले ही संभालती थी। सुनीता भी बेचारी अपनी सारी ख्वाहिशों को मारकर इस घर की खुशी के लिए जीती थी। वो अपने पति विनय के साथ रहती थी और उसका एक देवर भी था, मयंक। एक दिन की बात है, जब सुनीता नाश्ता लेकर मयंक के कमरे में जाती है। देवर जी, ये लीजिए आपकी मनपसंद कद्दू की सब्जी और पूरियां, और साथ में गर्मा गर्म चाय। बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो मैंने सोचा आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना दूं। वाह भाभी, आपके तो क्या ही कहना है। आप तो बिना कुछ कहे मन की बात जान जाती है। मुझे वाकई में बहुत दिनों से कद्दू की सब्जी और पूरी खाने का मन कर रहा था। अरे देवर जी, मैं आपकी भाभी हूँ। आपको मैं तब से जानती हूँ जब आप सिर्फ 13 साल के थे। अब तो आप 23 के हो गए हो, लेकिन मेरे लिए तो आज भी आप वही छोटे मयंक हो। सही कहा भाभी जी, वो तो है। अरे वाह भाई, देवर भाभी में क्या गपशप चल रही है। सुनीता देखती है उसका पति इतनी तेज बारिश में भीग कर आया है और उसे जुकाम भी हो गया है। हे भगवान, आपको इतनी तेज बारिश पे आने की क्या जरूरत थी? कहीं पेड़ के नीचे रुक जाते ना। नहीं सुनीता, कल बॉस ने मुझे जल्दी ऑफिस बुलाया है, तो मुझे आज ही कुछ काम निपटाकर जल्दी सोना पड़ेगा, वरना सुबह समय से नहीं पहुंच पाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है, और अगर ये भी चली गई तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। अरे अरे, रुक जाइए, इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है ऑफिस की वजह से कितनी टेंशन होती है, लेकिन थोड़ा अपना भी तो ख्याल रखना होगा ना। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आप अपने काम के चक्कर में खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब देखिए जुकाम हो गया ना। अब क्या ही कहूं। अच्छा चलिए, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। ठीक है सुनीता। विनय जल्दी से कपड़े बदलकर हॉल में आता है। तीनों आराम से बैठकर चाय पीते हुए बारिश का मजा लेने लगते हैं। दिन यूं ही बीतते रहते हैं, और फिर एक दिन मयंक अपनी सहेली ममता को घर लेकर आता है। अरे मयंक, ये कौन है? भाभी से मिलिए, ये ममता है, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। कॉलेज की फ्रेंड है, जिसे तुम पसंद करते हो ना? अब नहीं भाभी, बस मेरी फ्रेंड है। अब ज्यादा नाटक मत करो आप देवर जी, मुझे सब पता है, आप इस लड़की को बहुत पसंद करते हो। अरे आपके हाव भाव से सब समझ में आ गया है मुझे। भाभी, मैं अगले महीने ही आपको ये बात बताने वाला था, लेकिन आपको पहले ही पता चल गया। देवर जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप हमें कुछ बताओ या ना बताओ, हमें तो सब पहले ही पता चल जाता है। हाँ भाभी, ये तो है, आपसे कुछ नहीं छिप सकता। दोनों देवर भाभी कोने में खड़े होकर बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर ममता ये सब देखकर गुस्सा हो रही थी। इन दोनों में क्या खुसर पुसर चल रही है? अच्छा ममता, मयंक, तुम दोनों यहाँ बैठकर बातें करो, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़ियां और चाय लेकर आती हूँ। सुनीता किचन में जाती है और पकौड़ियां बनाने लगती है। उधर ममता मयंक से नाराज होकर कहती है, अरे क्या हुआ ममता, तुम गुस्से में लग रही हो? तुम दोनों कोने में खड़े होकर क्या बातें कर रहे थे? अरे वो, हम बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। भाभी को पता चल गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पता नहीं कैसे। माफ करना मयंक, तुम्हारी भाभी शायद तुम्हारी जासूसी करती है, तभी तो उन्हें सब पहले से पता होता है। अरे नहीं ममता, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम नहीं समझोगे औरतों की चालाकी को। तुम्हारी भाभी बाहर से भोली दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत चालू है। ममता, मूड ऑफ मत करो यार, तुम भाभी से मिलने आई हो, थोड़ा मुस्कुराओ भी। लो तुम्हारी भाभी आ गई पानी लेकर। थोड़ी देर बाद सुनीता नाश्ता लेकर आती है। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। करीब 7 महीने बीत जाते हैं। मयंक को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और वो ममता से शादी भी कर लेता है। उनकी शादी के करीब 21 दिन बाद, भाभी, ओ भाभी। हाँ बोलिए देवरानी जी, क्या हुआ? भाभी, अभी हम सुपरमार्केट से महंगा सर्फ लेकर आए थे, और अब देख रहे हैं कि आधा पैकेट तो खत्म ही हो गया। अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ, और आप पूरा सर्फ यूं ही खत्म करिए। अब जब मेरे पति घर का सारा खर्चा उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सामान बेमतलब उड़ा दिया जाए। लेकिन ममता, सर्फ का एक पैकेट तो मैं भी 7 दिन पहले लेकर आई थी। ओह हाँ, वो तो मैं भूल गई, लेकिन वो तो आपने ही खत्म कर दिया ना। आप क्या सोचती है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। वो क्या है ना ममता, घर में कपड़े ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा लग जाता है। अरे भाभी, क्या कह रही हैं आप? मेरी माँ तो एक मुट्ठी सर्फ में ढेरों कपड़े धो देती हैं। इस तरह ममता सुनीता को ताने देती रहती है, हर बात पर सुनीता को सुनाती रहती और सुधरती नहीं। इससे सुनीता बहुत परेशान हो जाती है, और फिर एक दिन हद हो जाती है जब मयंक खुद सुनीता के पास आता है। देवर जी, क्या हुआ? रात के 10 बज गए, खाना खा लिया आपने? चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। सुना है देर रात में खाना नहीं खाना चाहिए। भाभी, अब ना अपना नाटक बंद कीजिए। देवर जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मयंक,
ये कोई तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? अरे तो क्या करूं, भाभी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। देवर जी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? अब पड़ोस की कमला चाची के साथ मेरी पत्नी की बुराई कर रही थी, क्या ये बात सच है? ओह अच्छा, आप समझी। ये बात आपको देवरानी जी ने बताई ना? अरे भाभी, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे ये बात किसने बताई। आप बस ये बताइए, आप कमला चाची से क्या बात कर रही थी? मयंक, मैं कमला चाची से बात कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे ममता की कोई बुराई नहीं की, बल्कि उल्टा वही ममता के बारे में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। तो मैं उन्हें समझा रही थी कि उन्हें दूसरों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और दूसरों के घर में क्या चल रहा है उसमें उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। मयंक, तुम्हारी भाभी ना बहुत बड़ी नाटकबाज है, हर वक्त नौटंकी करती रहती है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, लगता है तमीज बेच कर खा गया। जब सुनीता कह रही है उसे कोई बुराई नहीं की, तो तुम बार बार क्यों कह रही हो? तो आप अपनी पत्नी को समझाइए ना, पड़ोसियों के घर जाकर मेरी और मेरे पति की चुगली ना करे। और ये तो जानबूझकर बाहर निकलती है ताकि पड़ोसी इन्हें देखे और इन्हें मेरी बुराई सुनने का मौका मिले। इन्हें तो बड़ा मजा आता होगा सबको बताने में कि मैं कोई काम नहीं करती। अरे हाँ, मुझे याद आया, रितु ने बताया था, नीलिमा काकी कह रही थी मैं घर का कोई काम नहीं करती, सारा काम सिर्फ सुनीता भाभी करती है। अब तुम्हें बताओ मयंक, क्या मैंने कल किचन की सफाई नहीं की थी? हाँ, कल रविवार था, मैं घर पर ही था, तुम्हें किचन की सफाई करते देखा था। लेकिन ममता, तुम चिंता मत करो, लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत सोच नहीं सकता। और रही बात भाभी की, तो उन्हें हमारी बुराई करने दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे कुछ दिन में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, तब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी ये घर किराए का ही तो है। मुझे यकीन नहीं होता, छोटा अपनी पत्नी के लिए हम लोगों के खिलाफ हो जाएगा, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। देवर जी, इतनी छोटी बात पर घर छोड़कर जाने की बात तो मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा सोचिए भी मत। क्यों ना कहे, आप दोनों की हरकतें ही ऐसी हैं। इतना कहकर मयंक और ममता अपने कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं, ताकि सुनीता और विनय उनके कमरे में ना आ सके और ना ही उनसे कोई बात कर सके। सुनीता, जिस बात का डर था वही हुआ। यही सेम कहानी मेरे एक दोस्त के घर में भी चल रही है। उसकी पत्नी की भी उसकी देवरानी से बिल्कुल नहीं बनती, वहां भी रोज झगड़ा होता है। मैंने सोचा था हमारे घर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ भी वही सब शुरू हो गया है। मेरी जॉब चली गई है और फिर भी मेरे छोटे भाई को कोई परवाह नहीं कि हम दोनों कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। वास्तव में इस बात की परवाह किए बिना ही मयंक अपनी पत्नी को लेकर किसी और घर में रहने लगता है और अपने भैया भाभी को बिना आर्थिक मदद के अकेला छोड़ देता है। उन्हीं भैया भाभी को जिन्होंने उसे बड़ा किया और काबिल बनाया, लेकिन फिर मालिक जग्गू सिंह को उन पर दया आती है और वो उन्हें कुछ पैसे उधार देता है, जिससे वे कद्दू की सब्जी और पूरी का ठेला लगाने का काम शुरू कर पाते हैं। महादेव की कृपा से तुम लोगों का ठेला लग गया है, अब आराम से कद्दू की सब्जी और पूड़ी बेचना शुरू करो। दुकान का पहला दिन है, बहुत बहुत बधाई हो। जग्गू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनों ने तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन आप पराये होकर भी हमें कितना बड़ा सहारा दे रहे हो। सच में भैया, जितना भी शुक्रिया करे कम है। अरे रहने दो, बार बार शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। अब तुम दोनों काम शुरू करो, वो देखो ग्राहक आ रहे हैं। नई दुकान देखकर कई ग्राहक ठेले के पास आते हैं। खुशबू बहुत लाजवाब होती है, इसलिए सब खींचे चले आते हैं और दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से सबको कद्दू की सब्जी और पूरी परोसने लगते हैं। ये लीजिए भैया, 2 प्लेट कद्दू की सब्जी और 5 पूरियां। धन्यवाद। विनय जी, भगवान की कृपा से हमारा पहला दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है। प्रार्थना करती हूँ हमारा व्यापार यूं ही चलता रहे। हाँ सुनीता, मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ। हमारे ग्राहक हंसते हुए जा रहे, इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। लगता है सबको हमारी कद्दू की सब्जी और पूरी बहुत पसंद आ रही है। वास्तव में सुनीता और उसके पति की कद्दू पूड़ी की सब्जी ग्राहकों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। आज के दिन इन दोनों की खूब अच्छी कमाई हो रही थी। अगले दिन भी ये लोग इसी जगह पर अपने कद्दू की सब्जी और पूरी का ठेला लगाते हैं और इस दिन भी इनकी बढ़िया कमाई हो जाती है। हालांकि कुछ दिनों के बीच में कमाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन फिर बाद में इन दोनों की कमाई दोबारा से चालू हो जाती है। विनय जी, उस दिन तो मैं सच में डर गई थी। मैंने सोच लिया था शायद अब ये ठेला नहीं चलेगा और हमें कद्दू सब्जी पूरी का अपना ठेला बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ कि सब कुछ समय रहते ठीक हो गया और ग्राहक भी लौट आए। अब देखिए ना, कुछ ही दिनों में तो हमें अपने मकान मालिक जग्गू जी का पैसा भी देना है। बेचारे पूरे पैसे तो नहीं मांगेंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना बिना दिए। हाँ सुनीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वही तो है जो हर वक्त हमारी मदद करते हैं। ऐसे में हम भी उनके साथ थोड़ा तो इंसाफ करें। अब जब हमारे पास पैसे आने लगे हैं तो क्यों ना उनका कुछ पैसा उन्हें लौटा दे और साथ में थोड़ा ब्याज भी देते। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए, वो देखिए ग्राहक आ रहे हैं,
पहले उन्हें कद्दू की सब्जी पूरी दे देते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ सुनीता, ठीक है, पहले ग्राहक को पूरी सब्जी दे दें। इसके बाद ये दोनों रोज इसी तरह मेहनत से काम करते हैं। अपने मकान मालिक का सारा उधार धीरे धीरे चुका देते हैं और साथ ही थोड़े पैसे जमा करने भी लगते हैं। इस तरह समय के साथ उनके पास एक अच्छा खासा पैसे इकट्ठा हो जाता है। और फिर एक दिन सुनीता अपने पति विनय से कहती है, देखिए पैसे तो अच्छे जमा हो गए, अब क्यों ना कोई जमीन ले ले, वरना पैसे तो हाथ के मैल होते हैं, आज है कल नहीं। हाँ सुनीता, बिल्कुल सही कहा। फिर क्या, दोनों अपनी जमा पूंजी से एक जमीन खरीद लेते हैं। अब दोनों के पास अपनी जमीन भी हो जाती है। सुनीता, भगवान की कृपा से आज हमारे पास अपनी जमीन है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं। विनय जी चिंता मत कीजिए, अभी तो हमें इससे भी और आगे बढ़ना है। हाँ बिल्कुल। एक दिन जब दोनों अपने कद्दू सब्जी पूरी के ठेले पर काम कर रहे थे, तभी वहां ममता आती है। बहुत घमंड के साथ कद्दू की सब्जी और पूरी मांगती है, लेकिन सुनीता उसे चुपचाप दे देती है। ममता खाना चखती है। ओहो, इस कद्दू की सब्जी में तो कितना ज्यादा नमक है, और पूरी इसमें इतना तेल है कि इससे तो मेरा 5 दिन का खाना बन जाए। क्या बात है भाभी भैया, ऐसा कौन सा जादू कर दिया आपने जो लोग आपकी पूरियां ऐसी वाली खाए जा रहे? मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि आप कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन अब आपको हमारे मुंह पर ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आप इसे छोड़कर यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि हमने आपसे अपना रिश्ता पहले से ही तोड़ दिया है। वही तो, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो यहाँ खड़ी होकर ताने क्यों मार रही हो? लगता है तुम्हारी पुरानी आदत अब भी गई नहीं। लेकिन सुन लो, तुम्हारी ये बदतमीजी अब यहाँ नहीं चलेगी। निकलो जल्दी से यहाँ से। सुनीता और विनय के मुंह से इतने रूखे जवाब पाकर ममता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ममता को इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ममता तो अब इन दोनों की दुश्मन बन जाती है। वो उनके कद्दू सब्जी और पूड़ी के ठेले से थोड़ा दूर हट जाती है और चुपचाप गुस्से में खुद से बोलती है, 2 पैसे क्या कमाने लग गए, खुद को बहुत मान समझने लगे ना ये लोग। अगर मैंने इनका ये ठेला यहाँ से नहीं हटवाया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। बस तुम दोनों देखते जाओ कि किस तरीके से तुम दोनों की बर्बादी शुरू होती है, और मैं बैठे बैठे तुम दोनों की बर्बादी देखूंगी। अपने भाई को यहाँ पर बुलाती हूँ और उससे कहती हूँ कि वो कुछ ऐसा करे कि इन दोनों को यहाँ से मुंह छुपाकर कहीं दूर भागना पड़े। जब ये लोग इस शहर को छोड़कर भाग जाएंगे ना, तब मुझे सुकून की नींद आएगी। ममता गुस्से में इन दोनों को आंख दिखाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सुनीता और विनय को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर ममता घर पहुंचती है और मयंक को पूरी बात बताती है। मयंक भी अपने भैया भाभी पर बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद रात होती है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। जब सुबह ममता की आंख खुलती है तो वो फोन चेक करती है। उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें वो सुनीता के ठेले को हटवाने की धमकी देती दिखती है। वो वीडियो वायरल हो चुका था। दरअसल एक फूड ब्लॉगर वहीं खड़ी होकर सुनीता और विनय के कद्दू की सब्जी पूरी के ठेले का वीडियो बना रही थी और उसी दौरान उसने ममता की बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली। अरे मयंक, ये देखो, ये क्या हो गया तुम्हारे भैया भाभी की वजह से? मेरी तो पूरी इंटरनेट पर थू-थू हो रही है। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे कुछ तो बोलो। अरे ममता जरा रुको तो, पहले वीडियो तो देखने दो। अरे हाँ, इसमें तो तुम ही हो, लेकिन तुम्हें ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? चुपचाप घर आ जाती। एक तो मैं इधर टेंशन में हूँ, ऊपर से हर जगह मेरी बदनामी हो गई है। अरे आप भी मुझे सुना रहे हो? मैं अपने आप से बोल रही थी वो सब। तो फिर तुम्हारी गलती है, और वहां खड़े होकर बड़बड़ाने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारे भैया और भाभी अपने कद्दू की सब्जी पूरी ठेले से बहुत इतरा रहे थे। दोनों हवा में उड़ रहे थे, तो मैंने बस जरा सी सब्जी और पूरी मांग ली तो दोनों भड़क गए। अरे वो लोग है ही ऐसे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था कि आजकल लोग कहीं भी वीडियो बना लेते हैं। सही कह रहे हो, गलती मेरी है, मुझे वहां खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए था। अब बताओ हम करें तो क्या करें? इस तरह मयंक और ममता दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर सुनीता और विनय को चैन मिलता है कि फूड ब्लॉगर की वजह से ममता के मन की बात सबके सामने आ गई। अब ये और सतर्क हो जाते हैं। और फिर एक दिन फूड ब्लॉगर सुनीता और विजय के ठेले पर आई थी। तब लीजिए अर्चना जी, और पूरियां लीजिए। आपने तो अभी तक सिर्फ 3 पूरियां ही खाई है और आप खुद को फूड ब्लॉगर कहती हैं। माफ करना। अरे दीदी, मैं तो बस शौक में फूड ब्लॉगर बन गई हूँ। असल में ज्यादा खाना खा नहीं पाती। मेरे वीडियोस में तो ज्यादातर खाना बनाती हुई ही दिखाया जाता है। अच्छा, फिर भी लीजिए ना, थोड़ा तो खाइए। हाँ भाई खाइए, वैसे भी आपकी वजह से हम एक बड़ी मुसीबत से बच गए, वरना पता नहीं ममता क्या कर देती हमारे साथ। आप चिंता मत कीजिए, अब तो ममता बहन की इतनी बदनामी हो चुकी है कि वो आपकी ठेले के आसपास भी नहीं भटकेगी। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई भी समझदार इंसान इतना कुछ होने के बाद वापस नहीं आएगा।
सही कह रही है अर्चना जी। अब उन लोगों की बातें छोड़िए और ये लीजिए थोड़ी और कद्दू की सब्जी और पूरी। और हाँ, मैंने पैक भी कर दी है, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा। क्यों नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों वाकई में बहुत अच्छे हैं। सही बात है, देख लो आजकल अपनों से ज्यादा पराये काम आते हैं। अब इसमें क्या ही किया जा सकता है। इसके बाद फूड ब्लॉगर द्वारा बनाए गए वीडियो की वजह से सुनीता और विनय का कद्दू सब्जी का पूरी वाला ठेला और भी फेमस हो जाता है। वे जल्दी ही अमीर हो जाते हैं और एक नया रेस्टोरेंट खोलने की भी योजना बनाने लगते हैं। उधर ममता और मयंक शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं। तभी सुनीता अपनी देवरानी को फोन करती है। देवरानी जी, आपने तो हमें बर्बाद करने की ठान ली थी ना, और हमें इस शहर से भगाने के सपने भी देख रही थी। लेकिन देखिए, हम तो बर्बाद नहीं हुए, उल्टा आप दोनों को ये शहर छोड़ना पड़ा। बस मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं हूं। रखती हूँ फोन। भगवान आपका भला करे। इस बार ममता का मुंह चुप था, क्योंकि उसे पता था कि आखिर में जीत तो सुनीता और उसके पति की हुई, जिसे उन्होंने कभी अपना नहीं समझा पर हमेशा परेशान किया। यहाँ तक कि उन्हें उस वक्त छोड़ दिया जब उन्हें इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और आज देखो किस्मत क्या खेल खेल गई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को कम आंकना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब किसकी किस्मत पलट जाए। क्यों, सही कहा ना दोस्तों।